सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम आप बोर्ड पे देख सकते हैं, भारत के भू-आकृतिक प्रदेश। इसके भाग 2 की हम बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने भारत के भू-आकृतिक प्रदेश भाग 1 में हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा की। और आज इस टॉपिक के भाग 2 में हम भारत के दूसरे भू-आकृतिक प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने जो मुख्य टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जो है उत्तर का विशाल मैदान, जो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनसंख्या की दृष्टि से भी और कृषि कार्य की दृष्टि से सबसे उपयोगी और उपयुक्त मैदानी जो क्षेत्र है उत्तर का विशाल मैदान, उस भूभाग के बारे में, उस भू-आकृतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का रेखा मानचित्र मैंने बनाया हुआ है। और इस रेखा मानचित्र में भारत के उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण करने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, उन नदियों को यहाँ डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली ये नदियां हैं जो कि उत्तर भारत में प्रवाहित होती हैं और उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। उत्तर का जो विशाल मैदान है ये इन्हीं नदियों के द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है, उस जलोढ़क के जमा होने से, उस जलोढ़क के निक्षेपण से ही इस उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सिंधु नदी का तंत्र दिखाया हुआ है और यहाँ पर ये गंगा नदी का तंत्र है। और दोनों ही भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी तंत्र हैं, अपवा तंत्र हैं। और उत्तर का जो विशाल मैदान है इसका निर्माण मुख्य रूप से गंगा नदी तंत्र की जो नदियां हैं इन्होंने अपने निक्षेपण कार्य से किया है। तो यहाँ पर आप सिंधु नदी तंत्र की यदि हम बात करें तो सिंधु नदी तंत्र में जो सिंधु नदी तंत्र की सबसे दक्षिणतम नदियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से रावी और ब्यास और सतलज नदियां हैं। तो उसमें ब्यास और सतलज नदियां हैं जो कि भारत में हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाला जो क्षेत्र है वहां से होकर प्रवाहित होती हैं। और यहाँ उत्तर के विशाल मैदान का जो उत्तरी भाग है ये इन्हीं सतलज और ब्यास नदियों के द्वारा लाई मिट्टी से जमा है। वहीं सिंधु नदी तंत्र की अन्य जो नदियां हैं ये पहाड़ी इलाकों से प्रवाहित होकर के पाकिस्तान में चली जाती हैं और फिर इन नदियों के द्वारा जो मैदानी क्षेत्र है वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो भारत के दृष्टिकोण से सिंधु नदी तंत्र की सतलज और ब्यास नदियां हैं जो उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाती हैं। वहीं यदि हम गंगा नदी तंत्र की बात करें तो गंगा नदी तंत्र जो है उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण करने वाला प्रमुख नदी तंत्र है। और यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो गंगा नदी है। और गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं जिसमें आप देख सकते हैं यमुना नदी है उत्तर की ओर से मिलने वाली, इसके साथ साथ घाघरा, गंडक, कोसी और इसके अलावा अन्य और कई नदियां हैं। ऐसे ही दक्षिण की तरफ से आकर के मिलने वाली जो नदियां हैं उसमें चंबल नदी, बेतवा, सोन, इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां मैंने यहाँ पर प्रदर्शित की हैं। और ये सभी नदियां गंगा नदी के साथ मिलकर के एक पूरा अब्बा तंत्र बनाती हैं। और इन समस्त नदियों के द्वारा लाया गया जो जलोढ़क है उसके निक्षेपण से ही उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है ये हिमालय पर्वत के ठीक दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के ठीक उत्तर में, अर्थात हिमालय पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, इन दोनों के ही मध्यवर्ती क्षेत्र में अवस्थित है, जिसका निर्माण नदियों ने अपनी जलोढ़ मृदा के जमाव से किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं मैंने यहाँ लिख दी हैं। उत्तर का जो विशाल मैदान है ये लगभग 3200 किलोमीटर की लंबाई में धनुष के आकार में, यहाँ आप देख सकते हैं सतलज ब्यास के मैदान से लेकर के और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान तक ये जो उत्तर का विशाल मैदान है लगभग 3200 किलोमीटर की लंबाई में धनुष या चाप जैसी आकृति में फैला हुआ है। और इस उत्तर के विशाल मैदान की जो चौड़ाई है
वो पश्चिम में ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पश्चिम में इस मैदान की चौड़ाई अधिकतम 480 किलोमीटर है, वहीं पूरब की तरफ इस मैदान की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है और न्यूनतम इसकी चौड़ाई 145 किलोमीटर है जो कि पूरब की ओर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये उत्तर का विशाल मैदान पूरब की तुलना में पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, अर्थात इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है और पूर्व की ओर कम है। और इस उत्तर के विशाल मैदान का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है, जो कि लगभग उच्चावच विहीन या बहुत कम उच्चावच वाला एक समतल मैदानी प्रदेश है, जहां पर उपजाऊ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। और भारत में कृषि के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यही कारण है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सघन आबादी निवास करती है। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या की सघनता है वो इसी उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस उत्तर के विशाल मैदान का संरचनात्मक दृष्टिकोण से यदि हम विश्लेषण करें तो इस उत्तर के विशाल मैदान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है, 4 वर्गों में इसको रखा जा सकता है। और ये 4 जो भाग हैं उनको हम भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर और खादर, इन 4 वर्गों में हम इसे बांट सकते हैं। तो जो उत्तर का विशाल मैदान है, इस उत्तर के विशाल मैदान को हम इन 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। और सबसे पहले अब हम बात करते हैं भाबर प्रदेश की। तो भाबर प्रदेश क्या है? तो ये जो भाबर प्रदेश है ये हिमालय पर्वतीय जो प्रदेश है उसके ठीक तलहटी में, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के ठीक दक्षिण में हिमालय की तलहटी में स्थित जो कंकड़ पत्थरों से युक्त मैदानी क्षेत्र है, जहां पर मोटे कणों वाले कंकड़ पत्थरों का काफी लंबाई में जमाव पाया जाता है, जिसे हम पर्वत की तलहटी में स्थित जलोढ़ शंकु के रूप में भी जानते हैं। तो इस कंकड़ पत्थरों वाले इस प्रदेश को ही भाबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और ये भाबर प्रदेश जैसे ही जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जब वो हिमालय पर्वतीय प्रदेश से उतर करके मैदान में प्रवेश करती हैं तो चूंकि ढाल अचानक कम हो जाता है और ढाल कम होने के कारण उन नदियों के जल के साथ प्रवाहित होने वाले जो मोटे आकार के कंकड़ पत्थर हैं वो हिमालय पर्वत की तलहटी में एक लंबे और चौड़े विस्तृत क्षेत्र के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसे हम जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु के नाम से भी जानते हैं। और यही विस्तृत मैदान का जो भाग है जहां पर कंकड़ पत्थरों की संरचना अधिकतर पाई जाती है और जो कि हिमालय के सटा हुआ, हिमालय के ठीक दक्षिण में स्थित उत्तर के विशाल मैदान का ही एक भाग है, इसे ही हम भाबर प्रदेश के नाम से जानते हैं। और चूंकि यहाँ पर जो कणों का आकार है काफी मोटा है, मोटे आकार के कंकड़ पत्थर यहाँ पर जमा पाए जाते हैं, तो इस भाबर प्रदेश में जैसे ही नदी प्रवेश करती है, जैसे ही नदी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से उतर करके भाबर प्रदेश में आती है, तो इन मोटे कंकड़ पत्थरों के भीतर जो है वो जल प्रवेश कर जाता है और नदी ऊपर से विलुप्त हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस भाबर प्रदेश के कंकड़ पत्थरों के नीचे जल समाहित हो जाता है, क्योंकि गैप काफी ज्यादा होता है, तो जो जल है वो उन कंकड़ पत्थरों के नीचे की ओर समाहित होकर के नीचे नीचे ही वो जल प्रवाहित होने लगता है और ऊपर से देखने पर वो नदी या वो जल जो है विलीन दिखाई देता है, या फिर हमें वो अदृश्य स्थिति में होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार का जो प्रदेश है वो भाबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान का ही दूसरा भाग, और वो है तराई प्रदेश। और तराई प्रदेश जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये एक ऐसा तर या नम या अत्यधिक आर्द्रता वाला, अत्यधिक जल की अधिकता वाला क्षेत्र है। और ये तराई प्रदेश भाबर प्रदेश के ही ठीक दक्षिण में उसी के समानांतर फैला हुआ एक दलदली और महीन कणों वाली मृदा से युक्त मैदानी प्रदेश है, जो कि भाबर प्रदेश के ही ठीक दक्षिण में उसी के समानांतर पाया जाता है। और यहाँ पर जो भाबर प्रदेश में विलुप्त हुई नदियाँ थीं, वो भाबर प्रदेश की नदियाँ पुनः धरातल पर तराई प्रदेश में दिखाई देने लगती हैं। और चूंकि यहाँ पर तराई प्रदेश में जो नदियाँ हैं अचानक से जल धरातल के ऊपर आता है, तो वो उनका मार्ग निर्धारित नहीं होता है, और उसका मार्ग निर्धारित नहीं होने के कारण वो जल चारों ओर बिखर करके बहता है। और चारों ओर बिखरने की वजह से वहाँ पर पूरे क्षेत्र में दलदल जैसी दशाएं बन जाती हैं, वहाँ पर जल की अधिकता और चारों ओर जल के बिखराव की वजह से दलदली कंडीशंस बन जाती हैं, और इसी वजह से इस प्रदेश को हम तराई प्रदेश के नाम से भी जानते हैं।
और ये जो तराई प्रदेश है, चूंकि यहाँ जल की अधिकता है इसलिए यहाँ वनस्पति भी काफी सघन पाई जाती है। लेकिन चूंकि जनसंख्या भारत की अत्यधिक बढ़ रही है, इसीलिए इस बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग अब यहाँ इस तराई प्रदेश के जंगलों को काट करके खेतों में उसको तब्दील करते जा रहे हैं और यहाँ तराई प्रदेश में जंगल लगातार घटते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उत्तर के विशाल मैदान का जो दूसरा भाग है वो तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान का तीसरा भाग, और तीसरा भाग बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और बांगर प्रदेश या बांगर ऐसे जलोढ़ हैं जो प्राचीन हैं, जो पुराने जलोढ़ हैं और जिनका निर्माण काफी पुराने समय में नदियों ने अपने जलोढ़ के जमा करने से किया है। और ये बांगर अपेक्षाकृत इस मैदान के ऊंचे भाग हैं जहां पर वर्षा के बाद जो नदियों का जल है वो जल वहां तक, या बाढ़ का जो पानी है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से बांगर जो है पुराने जलोढ़ हैं एक तरह से, या फिर ऐसे ऊंचे क्षेत्र हैं जहां पर नदियों की बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता। फलस्वरूप बांगर प्रदेश में जो मिट्टी है वो पुरातन जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ है। और ये बांगर प्रदेश मुख्य रूप से भारत के उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये क्षेत्र शामिल होते हैं। ये उत्तरी पश्चिमी जो भारतीय क्षेत्र है ये मुख्यतया बांगर प्रदेश है। और बांगर प्रदेश अपेक्षाकृत पुराने जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं और यहाँ पर मिट्टी में छोटे छोटे कंकड़ों की बहुतायत पाई जाती है। और चूंकि यहाँ पर नदियों का जो बाढ़ का जल है वो प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है, इसलिए यहाँ पर मृदा का नवीनीकरण नहीं हो पाता है। और इसी वजह से बांगर प्रदेश की जो मिट्टी है वो तुलनात्मक रूप से कम उपजाऊ है, या हम ये कह सकते हैं कि वो बांगर प्रदेश की मृदा उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये उत्तर के विशाल मैदान का तीसरा भाग था बांगर प्रदेश, जो कि भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में प्रमुख रूप से इसका विस्तार देखने को मिलता है। और अब हम बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान का चौथा भाग, और वो है खादर प्रदेश। और खादर इस उत्तर के विशाल मैदान के ऐसे निचले क्षेत्र हैं जहां पर प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, और बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष फैलने की वजह से वहां पर हर वर्ष मिट्टी की एक नवीन परत का निर्माण हो जाता है, एक नवीन पतली परत वहां पर बिछ जाती है और मृदा का नवीनीकरण हो जाता है। फलस्वरूप खादर प्रदेश की जो मिट्टी है वो तुलनात्मक रूप से नई होती है और नए जलोढ़ से बने हुई होने के कारण यहाँ मृदा में उपजाऊपन भी काफी अधिक होता है। और ये जो खादर प्रदेश है ये भारत के लगभग पूर्वी जो क्षेत्र हैं, जो गंगा यमुना मैदान के जो पूर्वी इलाके हैं, जिसमें आप कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ऐसे ही ये ब्रह्मपुत्र के असम वाले जो इलाके हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचने की वजह से यहाँ पर मृदा का नवीनीकरण हो जाता है। और ये अपेक्षाकृत महीन जलोढ़ मिट्टी से, महीन और नवीन जलोढ़ से बने हुए अपेक्षाकृत उपजाऊ मैदानी क्षेत्र हैं, जिनका उपयोग कृषि कार्य हेतु व्यापक पैमाने पर किया जाता है। तो इस प्रकार से ये उत्तर के विशाल मैदान का 4 भागों में विभाजन था, और ये चारों ही भाग मिलकर के उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण करते हैं। और ये उत्तर का विशाल मैदान भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, भूआकृतिक प्रदेश है, जहां पर भारत की लगभग आधी से भी ज्यादा जनसंख्या इस प्रदेश में निवास करती है। तो भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से और जनांगीय दृष्टिकोण से ये उत्तर का विशाल मैदान काफी महत्वपूर्ण भूआकृतिक प्रदेश है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगले वीडियो में हम भारत के भूआकृतिक प्रदेश के भाग 3 की बात करेंगे, जिसमें हम तीसरा भूआकृतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।